हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है उद्गम, जो CSIR नेट JRF के स्टूडेंट्स के लिए हम यहां पे लाए हैं। इस सीरीज में आज जो मैं अपना लेक्चर लेने वाला हूं उसमें आपको क्या टॉपिक्स में कराने वाला हूं, तो वो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस एंड देयर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये टॉपिक जो है आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे और क्या क्या जो हैं चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो हम पहले तो देखेंगे टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, बिना टोपोलॉजी के जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ नहीं सकते। तो पहले हम टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस पढ़ेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है जब आप टोपोलॉजी पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस में भी जब आप टोपोलॉजी ऑफ आर पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ एन ओपन इंटरवल, है ना, व्हाट इज़ एन ओपन नेबरहुड। उसके बाद फिर उसकी मदद से ओपन सेट डिफाइन करते हैं, फिर दुनिया भर का क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे जो कह दो कि सारी चीज़ों को डिफाइन करने का एक तरीका था, दैट वाज थ्रू नेबरहुड्स, है ना, ऑफ अ पॉइंट, जिसको आप अपसाइलेंट नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड भी बोलते थे। तो ओपन डिस्क जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ वैसा ही रोल प्ले करती है कि ओपन डिस्क होता क्या है। तो जैसा कि डिस्क आप कह रहे हो तो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव अ सेंटर एंड सम स्पेसिफिक रेडियस। तो डेफिनेशन है ओपन डिस्क विथ सेंटर A एंड रेडियस R in the complex plane ठीक है, is denoted by DAR। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? DAR से, ठीक है ना। and it is defined as the set, so it is actually a set in complex plane। and क्या सेट होता है वो देखते हैं। is defined as the set DAR, it contains those complex numbers, है ना, वो complex numbers which are at a distance less than R from A। ठीक है ना, जो R से, जो A से डिस्टेंस निकालने पर R से कम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो आपका कहलाता है ओपन डिस्क विद सेंटर ए एंड रेडियस R। ठीक है, अगर आप इसको पिक्चर में बनाना चाहते हैं तो यू कैन सर्टेनली ड्रॉ इट्स पिक्चर। ओपन डिस्क आपका बनेगा DAR, है ना। आपने बताया ये, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं जिनका मॉड -A, मॉड Z-A लेस देन R हो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा डिस्क? तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये अपना मान लो y एक्सिस है, ये अपना मान लो x एक्सिस है, इधर भी हो सकता है ना ऐसे, और ऐसे ही y एक्सिस इधर भी हो सकता है। तो कितना भी इस लाइन पे करो, लाइन पे नहीं आने वाला, आप वो इधर उधर ही जाएगा, जो भी है समझ गए होगे आप। x एक्सिस y एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और मैं बात कर रहा हूँ ओपन डिस्क विद सेंटर ए एंड रेडियस R। तो मतलब ये है कि अपना A कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में और अपने को एक डिस्क बनानी है जिसकी रेडियस जो है वो R है और सेंटर A पे है। तो ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो रेडियस इसकी R है, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपकी, मैं बता देता हूँ विच डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये देखो, इस पे जाओ तो इधर चला जा रहा है, इसको इधर करते हैं, ये डिस्टेंस है वो R है। ये डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस, कौन से वाले जो इसके अंदर आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ बनानी चाहिए थी यहाँ पे,
कि ये जो पॉइंट, मैं इसको बना देता हूँ क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो हैं, बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में आएगा, तो ये नहीं बना सर्कल क्या? डॉटेड लाइन से सर्कल भी बना सकते हैं क्या? नहीं बना पाएंगे, तो मैं फिर हाथ से बना देता हूँ। डॉटेड लाइन से क्यों बनाना है अभी आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। आपने कहा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस से लेस देन आर है ना, तो फिर वो डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर जिनकी आ रही है वो नहीं लेंगे अपने को पॉइंट, अपने को वही पॉइंट लेने हैं जिनकी डिस्टेंसेज ए से निकालो तो आर से लेस देन आए। तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे, ये अगर आपका सेंटर है मान लो ए, ये रेडियस है आर, तो आपको बस ये वाले पॉइंट चाहिए जो कि इनसाइड दिस है, मतलब ये वाले, इनको डिस्क के पॉइंट बोलेंगे, ना कि ये जो बाउंड्री पे है, ठीक है। तो ये डिस्क होगा, इसको बोलते हैं ओपन डिस्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। अब ऐसे क्लोज डिस्क भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्लोज डिस्क। तो क्लोज डिस्क के लिए ये नोटेशन है, डी के ऊपर बार लगा देते हैं, नोटेशन वही चल रही है, ठीक है। तो क्लोज डिस्क विद सेंटर ए रेडियस आर में क्या होगा, डिस्क अगर क्लोज हो रही है तो फिर इस केस में आप उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो भी इंक्लूड कर लोगे, मतलब इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनके लिए मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस और इक्वल टू आर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब यहाँ पे बाउंड्री वाले भी आपके पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेके नहीं बताने जा रहा आपको कि ए ये ले लो, आर ये ले लो, तो ये बन जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि ये कैसे डिफाइंड है, ठीक है। ओपन डिस्क का क्या मतलब है, ओपन डिस्क जो है एक सेट होता है, क्लोज डिस्क क्या है, क्लोज डिस्क भी एक सेट होता है, ठीक है। कैसा सेट है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ओपन सेट की। ओपन सेट क्या होता है, तो देखिएगा, सबसेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, सबसेट नाम रख दो, सबसेट S ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, इज सेट टू बी एन ओपन सबसेट, सेट टू बी एन ओपन सबसेट of S if, what if for all alpha belongs to S there exists a suitable radius r greater than 0, let me denote it by r alpha greater than 0 such that the open disk with the center at alpha and radius r alpha is contained in S। ये डेफिनेशन है। एक सेट को ओपन सेट तब कहा जाएगा जब उसमें कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द सेट S, आपको एक न एक ऐसा आर अल्फा पॉजिटिव मिल जाए। आर अल्फा लिखने का मतलब क्यों इतना है कि वो जो आर है वो डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट मिल सकता है, ठीक है ना। फॉर एवरी दिस देयर इज सम, देयर exists r alpha greater than 0 such that this thing is contained in S। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेट को ओपन कहा जाएगा अगर एक कोई भी सबसेट ऑफ, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हैं, इसका सबसेट कॉम्प्लेक्स प्लेन का, कुछ भी ऐसा बना लो, कोई भी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर आप लेते हैं उसको अगर आपको ओपन कहना है तो कंडीशन ये है कि आप कोई भी अल्फा 1 लो तो आपको अल्फा 1 के अराउंड एक ओपन डिस्क मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली एस में कंटेंट हो। अगर आप कोई पॉइंट अल्फा 2 लो तो अल्फा 2 के अराउंड भी एक ओपन डिस्क मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली एस में कंटेंट हो, एंड सो ऑन। तो जितने भी पॉइंट आप एस के अंदर लो, हर एक के अराउंड एक ओपन डिस्क मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली एस में कंटेंट हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि जो आपका अल्फा है, सॉरी जो एस है वो एक ओपन सेट है, ठीक है। तो इसको एनालिसिस के लैंग्वेज में आप अगर आपको ध्यान हो तो बोलते थे कि सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स।
क्या बोलते थे, सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। अगर किसी भी अल्फा के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जा रही है कि वो ओपन डिस्क जो है वो कम्प्लीटली एस में कंटेंट है, तो इसको कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हो कि एस इज ए नेबरहुड ऑफ अल्फा। वो लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा अगर हो जाए तो हम कह देंगे कि एस जो है वो ओपन है। ठीक है, क्या है, ओपन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लिमिट पॉइंट का। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है, वैसे लिमिट पॉइंट का बहुत सारा क्राइटेरिया है और डेफिनेशन जो है सब जगह लगभग वही सेम ही दी जाती है कि एक अल्फ़ा को किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर अल्फ़ा का हर नेबरहुड कंटेन करे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। और एक्चुअली शुरुआत में तो बस यही बोलते हैं कि दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट एस अदर देन द पॉइंट अल्फ़ा। बाद में इसको यूज़ करके प्रूव किया जा सकता है कि जब भी कोई लिमिट पॉइंट होता है अल्फ़ा किसी एस का, तो एक्चुअली अल्फ़ा का हर नेबरहुड जो है एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड वो एस के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट कंटेन करता है। ठीक है ना, दैट इज़ अनदर थिंग। ये यहाँ हो रहा है। ओके, तो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू सी, देन अल्फा इज said to be a limit point of S if what, if for all epsilon greater than 0, for all epsilon greater than 0 जो ओपन डिस्क विद सेंटर एट अल्फा एंड रेडियस एप्सिलॉन है, दैट कंटेन्स at least one point of S other than the point alpha। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ओपन डिस्क विद सेंटर एट अल्फा एंड रेडियस एप्सिलॉन कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ S माइनस अल्फा, मतलब नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन करेगा ना। तो एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा, दैट मीन्स एवरी ओपन डिस्क विद सेंटर अल्फा एंड रेडियस एप्सिलॉन कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन अल्फा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है एंड द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S is called derived set, ठीक है, of S, and it is denoted by what? denoted by S dash। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं किसी सेट S में, उसको हम कलेक्ट कर लें अगर एक सेट में, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ S, और वो जो है S डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बेसिकली व्हाट इज S डैश, देयरफॉर S डैश जो है वो सारे अल्फा बिलोंग्स टू C का कलेक्शन है, सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो डी अल्फा एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S माइनस अल्फा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 5 है। जितने भी आपके पास है ना ऐसे अल्फा हैं जो ये कंडीशन करते हैं सेटिस्फाई, ये वाली, उन सबको C में डाल दे, उन सबको S डैश में डाल देते हैं, और S डैश को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, वी कॉल इट सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे एग्जांपल के अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं सेट बनाता हूँ S इज इक्वल टू E Z सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। ठीक है, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो ये कौन से वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहाँ लाई करते हैं ये वाले हैं ना, जो यहाँ लाई करते हैं y इक्वल टू x लाइन पे। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए
एक बार इसको शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका y इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स रियल z इक्वल टू इमेजिनरी z, है ना। अब इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, ये पॉइंट उठा लीजिए, इसके अराउंड आप कितना भी छोटा ओपन डिस्क बनाइए, उसमें हमेशा इस लाइन के पॉइंट आएंगे ये वाले, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड यू ड्रॉ एनी disk around this point of any suitable radius with center at this point, then this disk will definitely contain these points, है ना। तो ऐसा हर एक के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का हर पॉइंट जो है इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑफ S इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑफ S इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S। अब एक चीज़ और देखना ध्यान से कि अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है S डैश का, क्या मैं कह दूं कि वो S हो जाएगा? अभी तो बस आप ये कह सकते हो कि हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि क्या नाम है उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। अभी जो हमने यहाँ से किया वहाँ से बस इतना कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ S इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि और कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, वो हम नहीं कह सकते अभी। लेकिन वो कब कह पाएंगे? जैसे मैं कोई भी और आर्बिट्रेरी पॉइंट लूँ, सपोज करो मैं इस लाइन के बाहर से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज करो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, मान लो ये है। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको जो है एक ये वाला नेबरहुड कंसिडर करूँ इसका, तो आप देख रहे हो इस नेबरहुड में इस लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो भी पॉइंट लाइन से बाहर है ना, उनके लिए आप ऐसा कोई भी, इनफैक्ट आप कोई भी नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसा कम से कम नेबरहुड क्रिएट कर पाओगे जो इस लाइन के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाले जो बाहर वाले पॉइंट है दे आर नॉट लिमिट पॉइंट्स। तो अब मैं ये श्योरली कह सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ कि नो पॉइंट आउटसाइड ऑफ S इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S, लिमिट पॉइंट ऑफ S। तो अब आप कह सकते हो गर्व से S डैश इक्वल टू S, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S इज इक्वल टू S डैश। तो है, लेकिन यहाँ S डैश खुद ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन क्लोज सेट का। क्लोज सेट क्या होता है? और इनफैक्ट लिमिट पॉइंट जो है आपका, इसका एक और डेफिनेशन है सुंदर सा, उसको भी देख लेते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट पॉइंट्स, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट पॉइंट्स। देखिएगा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट पॉइंट्स क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये कहता है कि मान लीजिए S कोई सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, और मान लीजिए अल्फा जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन का पॉइंट है, देन अल्फा बिलोंग्स टू S डैश, मतलब अल्फा विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, है ना, Zn इन S, मतलब उसकी हर टर्म S में है, सच दैट पहला Zn की कोई भी टर्म अल्फा नहीं है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और दूसरा लिमिट Zn इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस Zn इन S सच दैट Zn इज नॉट इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट Zn इक्वल टू अल्फा। तो अगर एक ऐसा आपको सीक्वेंस मिल जाए इसमें, है ना, जिसकी कोई टर्म अल्फा ना हो, जिसकी लिमिट अल्फा आ जाए, तो हम ऐसे अल्फा को S का लिमिट पॉइंट कहते हैं। ये रियल एनालिसिस में भी आपने इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट पॉइंट्स या सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एक्यूमुलेशन पॉइंट्स का रूप लेकर के मतलब समझा होगा, पढ़ा होगा। अब ये भी जान लो कि भाई ये वाली जो क्राइटेरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर जगह एनालिसिस में, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है सीक्वेंसेस से ही खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। वी आर ऑलवेज यूजिंग सीक्वेंसेस, है ना।
हर जगह ही जहाँ पे भी देखोगे आपको सीक्वेंसेस का अप्रोच जरूर दिख जाएगा, चाहे लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे क्या नाम है आपका इवन डिफरेंसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे सीक्वेंशियल चीज़ें जो हैं वो बड़ी मददगार होती है हमारे लिए कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए सीक्वेंशियल अप्रोच भी आपको बतानी जरूरी थी। क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या होता है? सबसेट एस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको टोपोलॉजी में महारत हासिल करा दूँ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या नाम है टोपोलॉजी यूज़ तो करेंगे, लेकिन जो है इतना ज़्यादा कह दो कि मतलब उसमें नहीं जाना है अपने को कि मैं टोपोलॉजी में आपको पूरा मीट्रिक स्पेस पढ़ा दूँ, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस आपको डेफिनेशन सारी क्लियर होनी चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, कैसे लिमिट पॉइंट को देखते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए ओपन सेट क्लोज सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको ओपन डिस्क क्लोज डिस्क पता होनी चाहिए, बस ऐसे पता होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत डिटेल में जाकर के मुझे इसकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। सबसेट एस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज said to be a closed subset या said to be closed if S dash is contained in S, मतलब that is if S contains all its limit points, that is if S contains all its limit points, ठीक है। तो अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। और जैसे आपने देखा था अभी एग्जांपल के लिए, अगर मैं ये सेट ले लूँ, इफ आई कंसिडर S टू बी दिस सेट, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी Z इक्वल टू रियल Z। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का कौन सा सबसेट है, अभी हमने इसका डिस्कशन किया था। ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, और हमने देखा था कि इसका जो एस डैश आया है वो एस डैश वापस ऐसे ही आ गया है, तो फिर एस डैश डेफिनेटली एस में कंटेंट भी है। जब वापस ऐसे ही आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एस इज क्लोज्ड। तो लाइन क्या, अगर कोई ऐसा कर्व और भी बनाओगे, इनफैक्ट आप कोई भी इस प्रकार का कर्व बनाओगे अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, देखना ध्यान से, कोई भी ऐसा कर्व बना दो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दोज complex numbers for which imaginary z equals real z का स्क्वायर। इमेजिनरी z इक्वल टू रियल z का स्क्वायर मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बन गया आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये बन जाएगा, इस प्रकार का पैराबोला। अब इस पैराबोला के ऊपर भी कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लो, तो आप उसके अराउंड चाहे कितनी छोटी डिस्क बनाओ और चाहे कितनी बड़ी डिस्क बनाओ, उसको सेंटर मान के, वो डेफिनेटली ये वाले पॉइंट कंटेन करेगी ही करेगी। हर पॉइंट के अराउंड ऐसा होगा। कोई भी पॉइंट लो आप, उसके अराउंड चाहे कितनी भी छोटी सी ओपन डिस्क बना दो, चाहे कितनी भी बड़ी सी ओपन डिस्क बना दो, है ना, ये छोटी वाले ओपन डिस्क ये वाले पॉइंट कंटेन कर लेगी, बड़ी वाले ओपन डिस्क ये वाले पॉइंट कंटेन कर लेगी। तो इसका मतलब इसका जो है हर पॉइंट जो इसके ऊपर लाई कर रहा है वो तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा और भी क्या इसके पास लिमिट पॉइंट्स हैं, तो उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अगर इस कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट आप लेते हो, जैसे यहाँ ले लो या कहीं पे भी ले लो, अगर मैं यहाँ ले लूँ तो आप ये छोटी वाली डिस्क बना पाओगे इस पॉइंट के अराउंड, जिसमें इस सेट के मतलब इस कर्व के कोई भी पॉइंट नहीं होंगे। कोई भी अगर इसके बाहर आप पॉइंट लेते हो तो आप हमेशा ऐसा कर पाओगे, ठीक है ना। कोई भी अगर इसके बाहर पॉइंट लेते हो आप तो हमेशा उसके अराउंड एक ओपन डिस्क बना पाओगे जो इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगी। मतलब इसका भी जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है वो एस डैश का जो एस डैश का वैल्यू है वो भी ऐसा रहेगा, मतलब एस डैश इज कंटेन इन एस। इसका मतलब ये हुआ कि एस इज क्लोज्ड। इनफैक्ट आप कोई भी ऐसा कर्व बनाओगे ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना। तो बेटा नेक्स्ट है आपका बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अ सबसेट S of complex plane is said to be
said to be bounded if there exists m greater than 0 such that mod of z is less or equal to m for all z belongs to s। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब ये एक डेफिनेशन हो गई अपनी, है ना। बाउंडेड तब कहलाएगा जब मॉड ऑफ जेड जो है वो लेस आर इक्वल टू एम हो जाए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस एंड दिस होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव नंबर एम, है ना। तो हर एस के एलिमेंट का अगर मॉड किसी एक पॉजिटिव फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो जाए तो ऐसे जो है सेट को हम बाउंडेड कहते हैं। इससे आप एक चीज और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि मॉड जेड लेस आर इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो लेस आर इक्वल टू एम फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एस। और मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो लेस आर इक्वल टू एम वाले जो हैं जेड, वो कहाँ बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं क्लोज्ड डिस्क विद सेंटर एट जीरो एंड रेडियस एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एस का हर एलिमेंट इस क्लोज्ड डिस्क में आ रहा है, मतलब एस जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड है इनसाइड द क्लोज्ड डिस्क विद सेंटर एट जीरो एंड रेडियस एम। तो यहां से एक और ज्ञान वाली बात आपको पता चल गई कि भाई अगर आपको बाउंडेड बोलना है किसी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन को, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एक ऐसा एम ढूंढ निकालो कि उस सेट एस में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सब का मॉड्यूलस एस से छोटा एम से छोटा हो जाए, है ना। या फिर आप ये कह दो सिंपली कि जो एस है उसको आप कंटेन्ड दिखा पाओ इनसाइड अ क्लोज्ड बॉल, है ना, विद सेंटर ओरिजिन एंड ऑफ सम सूटेबल रेडियस। ठीक है, तो एक अगर ऐसे आप सूटेबल रेडियस ढूंढ पाए कि उस रेडियस का ओरिजिन को सेंटर मान के जब क्लोज्ड डिस्क बनाएं तो अपना गिवन जो भी सेट एस है वो कंप्लीटली उसके अंदर आ जाए, तो ऐसे सेट को हम बाउंडेड सेट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड सेट बोलते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेट कंसिडर करूं S इज इक्वल टू एक्स, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट रियल Z इज इक्वल टू इमेजिनरी Z, है ना। रियल Z इज इक्वल टू इमेजिनरी Z। तो क्या है ये क्या है? ये आपको पता है y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। दिस इज द लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इस लाइन को क्या आप ओरिजिन को सेंटर मान के कितनी भी बड़ी, अगर आप चाहो कि क्या नाम है डिस्क बनाना चाहो, क्लोज डिस्क, चाहे कितनी भी बड़ी बनाना चाहो, कितनी भी बड़ी, पर इतनी बड़ी कभी नहीं बना सकते कि पूरी की पूरी लाइन आप उसमें कंटेन करा पाओ, क्योंकि आपको पता है बचपन से सिखाया गया लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंडेबल होती है। तो ये कितना भी बनाते जाओ आप, वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कभी भी आप कोई भी डिस्क नहीं बना सकते सेंटर ओरिजिन को लेकर जिसमें कंप्लीटली पूरा का पूरा लाइन कंटेन हो जाए। इसका मतलब दिस एस इज नॉट अ क्लोज्ड सबसेट, सॉरी नॉट अ बाउंडेड सबसेट। बार बार क्लोज क्यों आ रहा है याद? बाउंडेड सबसेट। ठीक है, क्लियर ना ये? ठीक है, सो नॉट अ बाउंडेड सबसेट। क्लोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, और बाउंडेड मैंने आपको बता दिया। जो बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो वो कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में अलग है कि भाई एक किसी भी सबसेट एस ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स को जो है कॉम्पैक्ट कहा जाएगा इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एस हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। बट उसको यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्लेन में और आर में एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया जिसको आप हेन बोरेल थ्योरम के नाम से जानते हैं, वो यूज़ करते हैं हम कॉम्पैक्टनेस के लिए। उसमें बस आपको इतना करना होता है कि भाई आपको बस ये दिखाना होता है, हर जगह नहीं चलता वो, इन जनरल मीट्रिक स्पेस में नहीं चलता वो। कहाँ चलता है? आर में हो जाए यूजुअल मीट्रिक स्पेस में, या कॉम्प्लेक्स में हो जाए अपना ये यूजुअल जो हमने मीट्रिक डिफाइन की है मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई अगर आपको कोई भी सबसेट को कॉम्पैक्ट बोलना है तो उसको आपको क्लोज और बाउंडेड दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अ सबसेट एस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन is said to be compact
इफ इट इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। तो जो क्लोज और बॉन्डेड दोनों हों वो कॉम्पैक्ट होंगे, है ना। जो क्लोज और बॉन्डेड दोनों हों वो क्या होंगे, कॉम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम बहुत डिटेल में ये चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है आपको डेफिनेशन जस्ट बता रहे हैं। इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे कभी कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, इसलिए इन चीज़ों की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस लेक्चर का मकसद टोपोलॉजी या मेट्रिक स्पेस पढ़ाना नहीं है। इस लेक्चर का मकसद केवल आपको बेसिक्स ऑफ टोपोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन से इंट्रोड्यूस कराना है बस। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाने वाले। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें ये कहीं यूज होंगे, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। तो कनेक्टेड सेट क्या होता है, अ सबसेट एस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, इज सेट टू बी कनेक्टेड if it cannot be expressed as union of two disjoint non-empty open sets। ठीक है ना। तो कब कनेक्टेड बोलते हैं, कनेक्टेड तब बोलते हैं इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू डिजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। मतलब ये हुआ दैट इज एस इज कनेक्टेड if there does not exist any pair of open disjoint sets A and B such that S is equal to A union B। ऐसा कोई ना मिले, कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट ना करे, पेयर ऑफ ओपन एंड डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, है ना। पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए, पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सेट्स। ओके, पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन एंड डिसजॉइंट सेट्स, पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन disjoint sets A and B such that this, मतलब सिंपली ऐसा सेट जिसको आप दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन ना लिख पाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड। कभी ना लिख पाए उसको क्या बोलते हैं हम, कनेक्टेड। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे आपका जो है कोई भी आप लाइन बना लोगे ना, जैसे आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप कभी भी दो डिसजॉइंट ओपन नॉन एम्प्टी सेट्स का यूनियन नहीं लिख सकते हैं। कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन, ऐसे लाइन ले लो, ये लो, अब इस लाइन को आप यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतलब लिखने का मतलब हुआ कि आपको कहीं ऐसे कुछ मतलब बनाना पड़ेगा, है ना। इस लाइन का एक हिस्सा ऐसा लेना चाहिए, दूसरा हिस्सा ऐसा लेना चाहिए कि भाई यूनियन ले तो पूरी लाइन बन जाए, बट ऐसा कुछ कर नहीं सकते आप। तो ये कनेक्टेड है, बस समझ में। ओके, तो कनेक्टेड मतलब जिसको आप यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स ना लिख पाए। और नेक्स्ट जो है एक डेफिनेशन आती है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बार बार यूज होती है, जिसको हम डोमेन और कुछ किताबों में रीजन बोला जाता है। तो डोमेन और रीजन एक ही चीज़ है, कुछ किताबों में डिफरेंस भी बताया गया है, बट हमारे लिए डोमेन और रीजन जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो दे आर बोथ इक्विवेलेंट टर्म्स। ठीक है, तो डोमेन और रीजन तो क्या होते क्या है, ये डोमेन किसको बोलते हैं, ओपन कनेक्टेड सेट को डोमेन बोलते हैं। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। एन ओपन कनेक्टेड सेट
ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड अ डोमेन। ठीक है ना, ओपन सेट हो और कनेक्टेड भी हो उसको डोमेन बोलते हैं या रीजन भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डोमेन और अ रीजन। ठीक है ना, तो ओपन कनेक्टेड सेट क्या होता है, डोमेन या रीजन। जैसे आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन एक डोमेन है क्योंकि ओपन भी है कनेक्टेड भी है ना। आप कोई ओपन डिस्क ले लीजिए, यू टेक एनी ओपन डिस्क कोई भी ले लीजिए, है ना। तो हर ओपन डिस्क जो है, हर ओपन डिस्क ओपन भी है और कनेक्टेड भी है। इससे तो केवल लाइन बनती है, कोई बात नहीं, ओपन कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीगोनल पाथ। अब पॉलीगोनल पाथ के लिए क्या होता है, जैसे आपको एक डेफिनेशन पता होगी पहले, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात अगर की जाए, अगर मेरे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 टू Z2 इज गिवन बाई 1 माइनस t इंटू Z1 प्लस t इंटू Z2, है ना, जहाँ पे t ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1 है। तो दिस वी कॉल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 टू Z2, है ना। अब पॉलीगोनल पाथ क्या होता है, तो पॉलीगोनल पाथ क्या होता है कि ये हो गया लाइन सेगमेंट। पहली बात तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉलीगोनल पाथ होता है एक ऐसा पाथ जो यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स का हो, है ना। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं पॉलीगोनल पाथ। क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल पाथ। तो इफ Z1, या चलो यहाँ शुरू करते हैं, Z0, Z1, Z2, Zn, है ना, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then Z0, Z1 union Z1, Z2 union so on union Zn minus 1, Zn is called a polygonal path, connecting Z0 टू Zn। तो पॉलीगोनल पाथ मतलब ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, सिंपल है। लाइन सेगमेंट्स लिए आपने और लाइन सेगमेंट्स का यूनियन करके बना दिया। जैसे ये Z0, मान लो आपका Z0 है, यहाँ पे कहीं पे Zn है, आप जो है Z0 से Z1 पे गए, फिर Z1 से Z2 पे गए, है ना, फिर Z2 से Z3 पे गए, ऐसे चलते गए, डॉट 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 डॉट, है ना। और फिर जो है लास्ट में आपके पास कहीं Zn-1 था, वहाँ से आप Zn पे चले गए। तो फाइनाइट नंबर ऑफ, क्या नाम है, लाइन सेगमेंट्स का जो यूनियन है उसको हम पॉलीगोनल पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल पाथ। अब एक कंसेप्ट है पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट क्या होते हैं। तो पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट क्या होते हैं कि जैसे आपका कॉन्वेक्स सेट, आपको पता है कॉन्वेक्स सेट क्या होता है कि भाई आप उसमें कोई भी दो पॉइंट लो, आप उनको हमेशा ऐसे एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर पाओगे जो कंप्लीटली उसी सेट के अंदर रहेगा। पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट क्या होते हैं कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा हर दो पॉइंट को एक सिंगल लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर पाओ, बट अगर आप यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट से भी ज्वाइन कर पाते हो, जो कि कंप्लीटली वो जो सारे के सारे लाइन सेगमेंट हैं उसी सेट के अंदर रहें, तो ऐसे सेट को हम पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट कहते हैं। और ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर इमेजिन करें दिमाग में, तो कॉन्वेक्स सेट जो है वो हमेशा पॉलीगोनली कनेक्टेड हैं, लेकिन हर पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट जो है वो कॉन्वेक्स हो जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। तो कॉन्वेक्स सेट तो हमेशा पॉलीगोनली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि भाई वहाँ तो आप कह ही रहे हो कि कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो, उनको ज्वाइन आप लाइन एक सिंगल लाइन सेगमेंट से कर पा रहे हो। लेकिन ऐसे भी सेट हो सकते हैं जिनको आप जिनके पॉइंट्स ऐसे हो जिनको आप सिंगल लाइन सेगमेंट से तो ना ज्वाइन कर पाओ। जैसे मैं कैसे बना दूँ कुछ ऐसा, नहीं, तो अगर मैं ये पॉइंट लूँ और ये पॉइंट ले लूँ, तो मैं एक सिंगल लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। पर अगर मैं ऐसे कोशिश करूं कि मैं पहले यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊं, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊं, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊं, समझ रहे हो, तो अब ये जो है मेरे पास एक पॉलीगोनल रूट मिल गया। इस पॉइंट, मान लो इसका नाम Z1 है सपोज करो, या इसका नाम जो भी है, ये Z1 है, Z2 है, ये Z3 है, मान लो भाई साहब Z4 है।
तो Z1 से Z4 तक एक सिंगल लाइन सेगमेंट से तो मैं इसको नहीं ज्वाइन कर पा रहा, तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स, है ना। लेकिन जो है आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए इसके ऊपर, आप उसको हमेशा यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे यहाँ वाला भी ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ चले जाइए, फिर यहाँ से यहाँ घूम के आइए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए, ऐसे आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है सेट्स, उनको हम पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट कहते हैं, जिनके किन्हीं भी 2 पॉइंट को आप यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर सकते हैं और वो सारे लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उसी सेट के अंदर कंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन कि व्हाट इज पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट, अ सबसेट S of complex plane is said to be polygonally connected if a subset S of complex plane is said to be polygonally connected if for every pair of points, A and B belongs to S, there is a polygonal path connecting A to B and lying completely, या ऐसे को, which is completely contained in S, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर, आई थिंक इसमें कोई मतलब मैं एक एग्जाम उससे भी बता दिया आपको पिक्चर बना के, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो गया आपको कि भाई आपको कोई भी सेट दे दिया गया है, अगर आप उसको कहना चाहते हो कि ये पॉलीगोनली कनेक्टेड है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि उसके कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, आर्बिट्रेरी कोई भी 2 पॉइंट, एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, दे कैन ऑलवेज बी ज्वाइंड बाई यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, और हर लाइन सेगमेंट जो है वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, कंप्लीटली बाहर नहीं जाना चाहिए कोई। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स सेट का एक प्रकार से कह सकते हो कि थोड़ा बड़ा वर्जन हो गया ये, नहीं ठीक है ना, कम कंडीशन चाहिए। कॉन्वेक्स में तो था भैया एक सिंगल लाइन सेगमेंट से सारे ज्वाइन हो जाए। अब एक बड़ा धांसू रिजल्ट है, हाँ धांसू क्या, पॉलीगोनल वर्सेस टोपोलॉजिकल कनेक्टेडनेस। तो एक बड़ा ही सीधा साधा रिजल्ट है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन फाइंड प्रूफ इन सो मेनी बुक्स। जैसे क्या नाम है, एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, H.A. प्रिस्टले, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाई H.A. प्रिस्टले, है ना। वो बुक में जो है आपको टोपोलॉजी वाला हिस्सा बड़ा प्यारा सा दे रखा है, इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी दैट बुक। तो मैं बस वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अपने काम की है, उसको हम यूज़ करेंगे। ये कहते हैं एन ओपन सेट इज कनेक्टेड, if and only if it is polygonally connected, if and only if it is polygonally connected। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ओपन सेट है उसको आपको कनेक्टेड दिखाना है, तो आप उसको पॉलीगोनली कनेक्टेड दिखा दोगे तब भी वो कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर कोई सेट जो है क्या नाम है ओपन है और वो पॉलीगोनली कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड भी होगा। तो ओपन सेट के लिए कनेक्टेड होना और पॉलीगोनली कनेक्टेड होना एक ही बात है, ठीक है। ओपन सेट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉलीगोनली कनेक्टेड। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, एन ओपन सेट is a region if and only if it is polygonally connected, an open set is a region if and only if it is polygonally connected। क्योंकि रीजन होने के लिए बस उसको कनेक्टेड होना है, और कनेक्टेड होने के लिए और पॉलीगोनली कनेक्टेड होना जो है ओपन सेट के लिए इक्विवेलेंट कंडीशन है, ठीक है ना। सो एन ओपन सेट इज अ रीजन इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉलीगोनली कनेक्टेड, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। अब इसका यूज क्या है कि भाई जैसे हम जब भी किसी रीजन में होंगे, हम हमेशा जो है जैसे कोई भी रीजन बना दो,
क्या इसका उपयोग है, हम कैसे इसको उपयोग करेंगे। मान लो ये अपने पास कोई रीजन है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर मुझे पता है कि भाई ये रीजन है, इफ आई एम श्योर दैट इट इज अ रीजन, दैट मीन्स इट इज ओपन एंड कनेक्टेड। और अभी मैंने आपको बताया अगर ओपन कनेक्टेड है तो पॉलीगोनली कनेक्टेड होगा। मतलब इफ आई टेक एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी हियर, आई विल ऑलवेज बी एबल टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स बाय यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना, ये हो गया उसका मतलब। लेकिन इसी चीज को थोड़ा और अलग वे में ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि आप इसको यूनियन ऑफ ऐसे लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर सकते हैं जो एक्सिस के पैरेलल हों। मतलब इसको बोलते हैं एक्सिस पैरेलल पाथ कनेक्टेड। पॉलीगोनली कनेक्टेड या एक्सिस पैरेलल पाथ कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि ठीक है यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट से तो ज्वाइन कर पा रहे हैं हम, लेकिन वो यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट एक खास तरीके से चूज की जा सकती है। कैसे खास तरीके से कि हर एक लाइन जो है, हर एक लाइन सेगमेंट जो है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना। तो अगर कोई भी ओपन सेट अगर अपने पास कोई भी रीजन है, मतलब ओपन कनेक्टेड है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी हमेशा होगी कि उसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लोगे यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड दैट बाय एक्सिस पैरेलल पाथ्स, है ना। जैसे को यू कैन ज्वाइन देम यूजिंग लाइन सेगमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ईच ऑफ विच आर आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा भुना के, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या नाम है, टोपोलॉजी ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं लिमिट की, है ना। लेट्स टॉक अबाउट लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। पहले मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बताना पड़ेगा ना आपको। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वे क्या होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कोई भी मान लीजिए डी सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, है ना। तो कोई भी फंक्शन जो डी से लेकर के सी तक डिफाइंड हो इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ऑब्वियसली, है ना। रियल वैल्यूड तब बोलते हैं जब रियल वैल्यूज आए फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड तब बोलेंगे जब उसकी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेंगे, याद रखिएगा अगर डी आपका कोई सबसेट है सी का और f जो है डी से लेकर के सी तक कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो जो f होगा वो डिफाइंड होगा वेरिएबल z में, मैं मान लेता हूँ। यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी, जो w आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मतलब जो w आएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो दैट विल बी सम u प्लस iv टाइप का। और यहाँ पे अगर आप z को x प्लस आयोटा y लिख देते हो, है ना, तो f x प्लस आयोटा y जो है आपका वो हो जाएगा u x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा v x प्लस आयोटा y। अब देखने में तो लग रहा होगा कि u और v में भी आयोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। u और v रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे, क्योंकि आपने i जो है पहले ही बाहर कर रखा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब आप ऐसे लिखते हैं u प्लस आई वी, इफ आई एम सेइंग दैट w इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मैं उसको u प्लस आई वी फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब u और v रियल नंबर्स हैं। u इज द रियल पार्ट ऑफ f एंड v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ f। ठीक है ना। तो u को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में fx, y इज इक्वल टू ux, y प्लस आयोटा vx, y। तो यहाँ पे जो u है uxy, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ fz, और जो vxy है एकदम ऑब्वियस है, ये उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो आप हमेशा उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात कर पाएंगे, और वो आपको पता है कि कैसे अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ, मान लो मैं लेता हूँ f ले रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही लेके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर तक डिफाइंड है fz इक्वल टू z बार। तो z बार मतलब हो गया, अगर मैं मान लो
मान लो मैं जेड को ले लेता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, तो अपना जो एफ जेड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ऐसे, अगर मैं कहूँ कि भाई एफ जेड है यू प्लस आई बी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यू क्या है, यू एक्स वाई है एक्स और वी एक्स वाई है माइनस वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, तो लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, पूरा का पूरा वही जैसे आप रियल में डिफाइन करते थे, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। वहाँ पे जब आप रियल नंबर्स में रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते थे, तो जो आपका वेरिएबल अगर x है मान लो, तो x जो है किसी पॉइंट c को अगर अप्रोच कर रहा है, तो आइदर इट कैन अप्रोच फ्रॉम द राइट और इट कैन अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि आप रियल एक्सिस पे या तो लेफ्ट से राइट, मतलब c के राइट में होके जा सकते हो सी की तरफ, या तो लेफ्ट में होकर सी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आप कहीं यहाँ पे हो, तो अब लेफ्ट और राइट नहीं बचा आपके पास कि यहाँ हो कि आप यहाँ हो, इधर हो कि इधर हो, तो लेफ्ट राइट वाला मामला खत्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कोई भी जेड अगर किसी जेड नॉट को कन्वर्स कर रहा है, मतलब टेंड कर रहा है, तो वो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जिनके थ्रू जेड जेड नॉट की तरफ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस केस, है ना, मतलब उससे काम अपना नहीं चलने वाला। तो पहले तो डिफाइन कर लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन जो है, कि मान लीजिए अपना फंक्शन जो है एफ, वो डी अ सबसेट ऑफ सी से लेकर के आर तक, सॉरी सी तक डिफाइंड है, एंड सपोज जेड नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, देन वी से या वी राइट क्या, लिमिट ऑफ एफ जेड एच जेड टेंस टू जेड नॉट इज इक्वल टू एल, जहाँ एल क्या है, एल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, पूरी कहानी वही, जब भी जेड डी में हो और जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा हो, तो अपना एफ जेड माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। तो पूरी डेफिनेशन अगर लिमिट की देखोगे तो वही है। इवन लिमिट की जो थ्योरम्स है अपनी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वो सारी होल्ड करती है आपकी, कि भाई अगर f की लिमिट जो है जेड नॉट पे l है, g की लिमिट कह दो जेड नॉट पे m है, तो f प्लस जेड की लिमिट जो है, f प्लस g की लिमिट जो है वो क्या नाम है आपकी l प्लस m हो जाएगी। तो वो सारी तमाम रिजल्ट जो हैं लिमिट के यहाँ पे भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। बट ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है कि भाई जब भी आपको बोलना है कि लिमिट ये है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। और यहाँ पे भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया काम करती है, मतलब मैं ज़्यादा इस पर नहीं बजाऊंगा, है ना। असली कहानी स्टार्ट होगी आपकी जब आपको एनालिटिक फंक्शंस पढ़ाया जाएगा, वहाँ से असली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू होता है। उसके पहले लिमिट का पूरा फंडा लगभग देखने में रियल जैसा ही लगता है, बस मेजरली मेन डिफरेंस यही है कि रियल में आपका जो है केवल जेड अगर एक्स किसी एक्स नॉट को जा रहा है तो भाई दो रास्तों से जा सकता है, बट कॉम्प्लेक्स में अगर जेड किसी जेड नॉट को जा रहा था तो भाई वो बहुत सारे तरीकों से जा सकता है। देयर आर सो मेनी पाथ्स थ्रू विच जेड कैन अप्रोच टू जेड नॉट। वो मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, और वही एक्चुअली हमारी मदद करेगा आगे ये स्टेब्लिश करने में कि फलाने फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फलाने फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फलाने फंक्शन की लिमिट मिल रही है, फलाने फंक्शन की लिमिट नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे आपको यही कंसेप्ट बार बार मदद करेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब जेड जेड नॉट को कन्वर्स करता है तो किसी कह दो कि एक क्या बोलूँ, एक रास्ते से या दो रास्ते से नहीं जाता, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है ना, किसी भी पाथ के अलॉन्ग जा सकता है ना। तो वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, लिमिट अलॉन्ग अ पाथ। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम उस पर आएंगे। तो कंटिन्यूस फंक्शन का भी जो है फंडा वही है। यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन में भी कोई विशेष फेरबदल नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन, तो मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है ना, वो डिफाइंड है d से लेकर के e तक, देन f is said to be continuous at z naught belongs to c
है ना, एट जेड नॉट बिलोंग्स टू सी नहीं, जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, क्योंकि हम पूरा सी से फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे हैं, सबसेट डी से डिफाइन कर रहे हैं। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, पूरी कहानी कथा वही है रियल वाली, सो दैट जब भी आपका जेड जो है वो डी में हो और जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा हो, तो आपके पास एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। सेम वही कहानी, और यहाँ पे भी वो आपके जो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन है वो एज इट इज वैसे ही सेम होल्ड करता है कि सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, quotient of two continuous function is continuous provided the denominator is non-zero, scalar multiple of continuous function is continuous, composition of two continuous function is continuous। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे एज इट इज होल्ड करती हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखाने वाला, बट ठीक है, ये बस मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी कंटिन्यूटी की बात वैसे ही की जाती है जैसे रियल में की जाती है, बट मेजर डिफरेंस यही है जो लिमिट निकालते वक्त आएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो व्हाट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन? डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अ फंक्शन एफ है ना फ्रॉम अ सबसेट डी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन टू सी इज सेड टू बी differentiable at some z naught belongs to d interior। अब इंटीरियर पॉइंट आपको पता ही है, अगर मैं कह रहा हूँ कि z naught belongs to d interior, इसका मतलब ये है कि आपको z naught के अराउंड एक ओपन डिस्क मिलेगी जो कंप्लीटली d के अंडर कंटेंट होगी। ठीक है ना, तो ऐसा पॉइंट पे ही बस हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट z naught belongs to d interior इफ लिमिट f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ, यहाँ पे z नॉट पॉइंट है तो z नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h एज h टेंस टू 0 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब ये जो है, ये जो लिमिट आए, अगर ये एक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम कह देंगे कि भाई अपना जो फंक्शन है वो z नॉट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, z नॉट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं है ऑब्वियसली। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है वो समझो, मेन समझने वाली बात। आपने यहाँ बड़े आराम से h तो लिख दिया है, बट h क्या है यहाँ पे, h यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब h जो होगा, h विल बी समथिंग लाइक h1, h2, या इनफैक्ट आई, चाहे आप ऐसे लिख लो इसको h1, h2, चाहे आप इसको लिख लो h इज h1 प्लस आयोटा h2। तो जब मैं h टेंस टू 0 कह रहा हूं तो मैं एक्चुअली h1 प्लस आयोटा h2 टेंस टू 0 कह रहा हूं। मतलब मैं h1 टेंस टू 0 पे कह रहा हूं, h2 टेंस टू 0 पे कह रहा हूं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के संदर्भ में। मान लीजिए अपने पास ये फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। मुझे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। तो मान लो मैं 0 पे चेक करना चाहता हूँ, एट जेड नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ जेड नॉट का मतलब है यहाँ पे 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। तो ये अपना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f ऑफ h, दैट मीन्स h बार, f ऑफ 0 तो आपका 0 बार हो गया डिवाइडेड बाई h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ जाएगा आपका h बार, मतलब कितना हो गया, h बार ही रहेगा, और 0 बार मतलब 0 और अपॉन में h। अब ये जो लिमिट है ये वाली, ये आपको पता है कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट h1, h2 टेंस टू 0, 0, और h बार की जगह पे आ जाएगा h1 माइनस आयोटा h2, और यहाँ पे आ जाएगा h1 प्लस आयोटा h2 आ जाएगा ना। अब अगर मैं ये पाथ कंसिडर करूं अलोंग द पाथ जिसमें मान लो मैं h2 को 0 ले लेता हूं, तो अगर मैं h2 को 0 ले लेता हूं तो लिमिट क्या बनेगी, दिस विल बी लिमिट h1 टेंस टू 0
h1 कॉमा h2 भी लिख दो, h1 कॉमा h2 टेंस टू 0 कॉमा 0। और जैसे आपने h2 को 0 लिया, वो h2 खत्म हो गया, बचा h1 अपॉन h1, h1 अपॉन h1 कैंसिल हो गया, आ गया लिमिट 1। और अगर आप along the path what, h1 इक्वल टू 0, h1 को अगर आप 0 कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h1 कॉमा h2 टेंस टू 0 कॉमा 0। और ये हो जाएगा अपना h1 माइनस आयोटा h2 की जगह पे h1 को 0 कर दिया तो माइनस आयोटा h2 अपॉन में आयोटा h2, तो h2 कैंसिल, आई कैंसिल, ये आ गया -1। तो दो डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग दो ये जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रही है, तो ऐसी लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जो fz है देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि पॉलिनोमियल टाइप का है, होना चाहिए था डिफरेंशिएबल, दुर्भाग्यवश ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे therefore fz इक्वल टू z बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नॉट, ठीक है ना, z नॉट इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस की वो सेम सारी प्रॉपर्टीज, मतलब वो सारे रिजल्ट हैं क्या, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्केलर मल्टीपल ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, और क्या नाम है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रोवाइडेड क्या नाम है डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, है ना। तो ये तमाम जो है आपके रिजल्ट्स वो एज इट इज़ यहाँ पे भी होल्ड करते हैं जैसे वहाँ पे होल्ड करते थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट की डेफिनेशन और उसकी सारी प्रॉपर्टीज रियल की तरह यहाँ होल्ड करती हैं, बस ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू आर फाइंडिंग लिमिट। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ टेंड कर रही है किसी नंबर को तो वो जो है किसी भी पाथ के अलॉन्ग जा सकती है, कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का फंडा यहाँ नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी का सारा डेफिनेशन वही है, कंटिन्यूटी की सारी प्रॉपर्टीज भी वही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंसिबिलिटी की डेफिनेशन आपने देखा, देखने में एकदम सेम लग रही है, बस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो डिफरेंसिबिलिटी है इसमें आपकी जो लिमिट है h टेंड्स टू 0, उसमें h किसी भी पाथ के अलॉन्ग 0 को टेंड कर सकता है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और डिफरेंसिबिलिटी के जो रिजल्ट्स की बात की जाए तो वही अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस यहाँ पे भी होल्ड करता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है डिफरेंसिबिलिटी को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा और मैं आप लोगों को एनालिटिक फंक्शंस पे ले आऊँगा और हम क्वेश्चंस भी करेंगे उस टाइम पे। अभी इस क्लास का मकसद केवल इतना था कि आपको टोपोलॉजी बेसिक पता चल जाए कॉम्प्लेक्स प्लेन की, आपको बेसिक टर्म्स पता चल जाए कि भाई जैसे रियल में होता था तो कॉम्प्लेक्स में कहाँ तक उतना होता है ना। तो बस इतना जितना मैंने आज की क्लास में कवर किया, रियल की उतनी ही चीज़ें बस यहाँ पे सिमिलरिटी में है, विद द मेजर डिफरेंस जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिमिट h टेंस टू समथिंग या समथिंग टेंस टू समथिंग में वो आपकी पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट होती है, जरूरी नहीं कि वो मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का फंडा नहीं है, बेसिक ये है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं रिगार्डिंग एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।